हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मनोज रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं इस चैनल पर, और आप लोगों का 2021 के लिए कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस, तो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो बिल्कुल ध्यान से करना है सभी क्वेश्चंस को। एटलीस्ट आपको लर्न करना है सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्जामिनेशंस में यही सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। भारत का संविधान अलंकृत हुआ था, कब हुआ था? यहाँ पे देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन है, और जो राइट आंसर है आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अलंकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक, अंगीकृत किया गया था, भारत के संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था, पूर्णतः लागू हो गया था 26 नवंबर 1950 को। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से दो क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है डियर, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, पॉलिटी का एक बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आयोग है जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन सा आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय नहीं है? याद रखेंगे डियर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। किसकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया? बाकी जो तीनों ऑप्शंस गिवन हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग, ये तीनों संवैधानिक निकाय हैं, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह संवैधानिक निकाय नहीं है, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, भारत में इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती? किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती? देखिए, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन काफ़ी घुमाकर पूछा गया है, तो मुश्किल पड़ जाता है लोगों को। देखो, आंतरिक अशांति। ठीक है, देखो, बाह्य आक्रमण होता है, ठीक है, वित्तीय संकट होता है, या सशस्त्र विद्रोह होता है, तो इसमें इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ये की पॉइंट क्या है? नहीं। तो आंतरिक अशांति अगर होता है तो वहां पर आपातकाल की इमरजेंसी लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो, 3 तरीके से इमरजेंसी होता है। एक, तीनों याद कर लेंगे। एक होता है आर्टिकल आपका 352। ठीक है, एक होता है आपका आर्टिकल 356, एक होता है आपका आर्टिकल 360। ठीक, 360। जो 352 होता है, 352, 352, यह क्या होता है? यह तब लागू होता है जब बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो जाता है, जैसे पूरे भारत में, इंडिया में, या इंडिया के किसी ऐसे भाग में जहाँ पे खतरा महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर 352 आपका लग जाता है। तो राष्ट्रपति संपूर्ण या किसी एक भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक, अब ये जो है आपका अभी तक जो 352 है, ये कितनी बार लागू हुआ है? देखो, जो 352 है आपका, एक मिनट कलर चेंज कर ले, उसके बाद बताते हैं। देखो, 352 3 बार लगा है। आर्टिकल 352 3 बार लगा है। कब कब लगा है? याद रखेंगे, 1962 में जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था, और 1971 में, और एक बार और लगा था 1975 में। ठीक है, 1975 वाला क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि उस समय जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की थी, तो 1975 वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, तो 3 बार लग चुका है अभी तक आर्टिकल 352। ठीक है,
और जो ये आपका 360 है, 360 आर्टिकल 356, यह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, क्लियर है। और जो आपका आर्टिकल 360 है, यह क्या है, यह आपका एक वित्तीय संकट है, ठीक है, वित्तीय संकट है, आर्थिक संकट के समय यह वित्तीय आपातकाल लग जाता है, ठीक है। अभी तक आपका वित्तीय आपातकाल 0 बार लगा है, ठीक है। ओके, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, इन तीनों आर्टिकल्स को याद कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों आर्टिकल्स आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आई होप आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 6 वर्ष के लिए होता है राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं, तो जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो भारत और फ्रांस, भारत में भी होता है और फ्रांस में भी होता है, दोनों जगह होता है, करेक्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अब एक चीज़ याद करवाता हूँ आपको, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि वो मतलब आपके लिए यूजफुल होगा। जैसे कि एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। ट्रिक है, आपने पहले पढ़ भी रखा होगा, सरल। सरल एक ट्रिक है आपका, देखिए, सा से आपका क्या बनता है माय डियर? बनता है सांसद, संसद जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट। रा से होता है आपका राज्य सभा, ठीक है, और ला से होता है आपका लोकसभा। तो कभी कभी ये पूछता है ना कि जो राज्यसभा है कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 80, ठीक है, क्या होता है? आर्टिकल 80। जो संसद है, जो पार्लियामेंट होता है, वो आता है आपका अनुच्छेद 79, ठीक है, और लोकसभा आता है 81। मतलब इजी है ना, 79 फिर 80 फिर 81, सा रा ल, संसद, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। तीनों आर्टिकल्स भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आइए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता है? निम्न में से किसका संपादित नहीं करता है? किसका नहीं करता है? पंचायत चुनाव का। भारत का निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता है? तो पंचायत चुनाव का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट। जो देखो, जो निर्वाचन आयोग होता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद, राज्य विधानसभा आदि का चुनाव कराता है, लेकिन पंचायतों का चुनाव जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो राज्य, ठीक है, राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वो आपका पंचायत का चुनाव करवाता है, जो गांव में होता है, ठीक है, 5 साल बाद। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, हो जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? संप्रभु, संघात्मक, समाजवादी, गणतंत्र। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सो 56 का आपका जो राइट आंसर है वह है आपका संप्रभु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ये उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मिनी संविधान में बोलते हैं। इसको हम लोग मिनी संविधान, भारत का सबसे छोटा संविधान कह सकते हैं, या मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है। तो मिनी संविधान के नाम से किसे जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976, इसको बोलते हैं मिनी संविधान। और इसी में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक होता है पंथ निरपेक्ष, एक समाजवादी तथा अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है।
इसमें संप्रभुता, गणतंत्र शब्दों का भी वर्णन है, परंतु संघात्मक नहीं है। ठीक है, संघात्मक बाय मिस्टेक, ये आपका सही है, ये गलत है। ठीक है, इसका तो उल्लेख किया गया था, सॉरी, संघात्मक इसका उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है डियर, याद रखेंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आपके हिंदी से संबंधित। भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार कब किया गया था? ईवीएम का प्रयोग भारत में प्रथम बार कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1999 में। 1999 में ईवीएम का पहली बार उपयोग किया गया था। ठीक है, राज्य विधानसभा चुनाव में। क्लियर है? और इसमें 5 जो शामिल है, 5 मध्य प्रदेश, 5 राजस्थान और 6 दिल्ली के निर्वाचन जो क्षेत्र हैं वो शामिल थे। तो 1998 में ईवीएम का पहली बार प्रयोग हुआ था। आइए देखते हैं, कुछ हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी को पहचानना है। लहूलुहान, लहूलुहान, लोहूलुहान, लहूलुहान, 4 ये शब्द हैं। तो इस तरीके से शब्द आपको एग्जाम में मिल सकता है, और जो राइट शब्द है वो है लहूलुहान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमतनया में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर हिमतनया में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है माय डियर? बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। साठ नंबर क्वेश्चन देखना, आंखों का काजल चुराना, इसका क्या मतलब होता है? आंखों का काजल चुराना, इसका क्या मतलब होता है? आंखों का काजल चुराना मतलब एक प्रकार से सफाई कर देना, चोरी कर लेना, आंखों के सामने से सफाई से चोरी करना। ठीक है, ऐसे चोरी करना कि किसी को पता ही न चले, उसको कहते हैं आंखों से काजल चुराना। नेक्स्ट देखते हैं 61। दुअस्तर शब्द का तात्पर्य है। 61 दुअस्तर, इसका क्या मतलब होता है? दुअस्तर शब्द का मतलब क्या होता है? जिसके पार जाना कठिन हो। ठीक है, जिसके पार जाना कठिन हो उसको बोलते हैं दुअस्तर। आइए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तद्भव, एग्जाम में पूछा जाता है तद्भव आपसे, तो तद्भव देखते हैं। इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। तद्भव शब्द बनाना है, इनका चयन करना है। चारों में तद्भव आपको करेक्ट, आपको तद्भव चयन करना है। प्रहार, पक्व, पक्ष, पहर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा है? पहर। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा आदमी नहीं देखा, इस वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है? ऑप्शन सी 63। तो कौन सा ऐसा आदमी नहीं देखा? जो ऐसा शब्द है वह आपका एक अव्यय, क्या है? अव्यय है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है डियर, ओके। तो हिंदी की इतने सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट भी करेंगे। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं हिंदी से संबंधित। दांत के बख्शिया, एक मिनट, दांत की बख्शिया के दांत नहीं देखे जाते, दान की बख्शिया के दांत नहीं देखे जाते। ठीक है, लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? लोकोक्तियों का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मुफ्त में अगर कोई चीज़ आपको मिल रहा है तो उसके गुण या अवगुण नहीं देखे जाते हैं। मान लीजिए कोई आपको फ्री में कुछ चीज़ दे रहा है, ठीक है, तो उसके गुण या
अवगुण को नहीं देखा जाता है, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नाउ मूव करते हैं। वर्चस्व का समानार्थी शब्द बताना है। वर्चस्व का समानार्थी शब्द बताना है। वर्चस्व का समानार्थी शब्द सफलता, प्राबल्य, विजय, अधिकार। क्या होता है? वर्चस्व मतलब प्राबल्य। ठीक है, ऑप्शन बी, नंबर बी, प्राबल्य। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? काफ़ी हिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन और हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन, यही आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा। इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिंबिसार के राजकीय वैद्य का नाम बताना है। बिंबिसार के राजकीय वैद्य का नाम बताना है। राजकीय वैद्य का नाम है बिंबिसार। बिंबिसार के राजकीय वैद्य का नाम जो है वो है जीवक। सॉरी, ठीक है, क्या है? जीवक है। ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार के राजकीय वैद्य का नाम क्या है? जीवक। नेक्स्ट देखते हैं। किस गुप्त राजा ने अश्वमेघ का संपादन किया था? किस गुप्त राजा ने अश्वमेघ का संपादन किया था? राइट आंसर है आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। समुद्रगुप्त ने विजय अभियान को पूरा करने के पश्चात अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किया तथा अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि ली। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? काफी इजी क्वेश्चन। सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ये है आपका यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद से। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है? 77 का काफी आसान क्वेश्चन है। लोथल। लोथल गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। आइए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार था? सुवर्ण नामक जो भारतीय स्वर्ण मुद्रा थी उसका भार कितना था? कितना था? 80 रत्ती। ठीक है, 80 रत्ती उसका टोटल वेट था। नाउ देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मूर्ति जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया और क्या कहलाती है? या उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रुपया। ऑप्शन नंबर ए, रुपया। ठीक है, शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया था उसको कहते हैं रुपया। 79 करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव, सदापर्णी, पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? ये सभी आपके वनों के जो प्रकार हैं वो किन क्षेत्रों में पाया जाता है? किन क्षेत्रों में पाया जाता है? ये मिलता है डियर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले एरिया में। ठीक है, तो कौन कौन से ये प्रकार होते हैं? मैंग्रोव आपका हो गया, सदापर्णी हो गया, पर्णपाती हो गया। तो ये वनों का आपके प्रकार मिल जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। करेक्ट। चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। 78 निम्नलिखित में से किसका संबंध फ्लैट विवर्तनिकी से नहीं है? किसका संबंध नहीं है? महासागरीय धाराओं की दिशा का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन।
निम्न निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, माल्यागिरी, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। तो सतपुड़ा जो श्रेणी है, जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़। ठीक है, क्या है? धूपगढ़। करेक्ट। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं? प्राथमिक चट्टानें होती हैं। निम्नलिखित में कौन सी चट्टानें ऐसी हैं जो कि प्राथमिक चट्टानें होती हैं? तो आग्नेय जो चट्टान होती है वह आपकी प्राथमिक चट्टान होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप रचित वृहत ज्वारीय लहर को क्या कहा जाता है? ज्वारीय लहर, प्रहार, प्रवाह, विशाल लहर या सुनामी। 4 ऑप्शंस गिवन है। भूकंप रचित वृहत ज्वारीय लहर को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं डियर? सुनामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। आइए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पवन तंत्र के अंतर्गत, किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है? प्रतिदिन परिवर्तित होती है। जल, स्थल, समीरे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये आपका करेक्ट है। ऊटी कर्नाटक, ऊटी कर्नाटक ये आपका गलत है। काजीरंगा असम में, सिमलीपाल उड़ीसा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो ऊटी है वो कहाँ पर है या किस राज्य में है? वो भी तमिलनाडु में है। ठीक है, ऊटी तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में उसको कहते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन बी नंबर आपका यह भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, ईड़ अहम पर अहम का प्रयोग करने वाले का नाम। कैसा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे, सॉरी फॉर दैट। का नाम क्या है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी को समझ में आता है तो फिर कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जनाकीकी का जनक कौन है? का जनक कौन है? जनाकीकी का जनक किसे माना जाता है? किसे मानते हैं? गुरु ऑन्ट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा क्या है? 89 क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर सी। मतलब ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या होता है? सॉरी, ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या है? कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, देखिए, ज्ञान मीमांसा एक दर्शन शास्त्र जो होता है उसकी एक शाखा है, जिसका मतलब होता है कि ज्ञान का स्रोत। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। 90 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो यह एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो यहीं तक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं
और शेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नहीं बताया हूँ क्योंकि वो समझ में मुझे नहीं आया, तो मैं उसको गलत या सही नहीं बता सकता, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन किसी को समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं, तो आपके एग्जाम में आए हुए थे, इसलिए इसको करवाना इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।